जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने वाले हैं। पर्यावरण अध्ययन की चर्चा करेंगे और पर्यावरण अध्ययन में कौन से प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं इसके विषय में हम बातचीत करेंगे, है ना। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन की बात करेंगे। इसके लिए हम यह पाठ्य पुस्तिका पढ़ते हैं एनसीईआरटी की आसपास की पाठ्य पुस्तिका, है ना। आसपास हम पढ़ते हैं कक्षा 3 से और कक्षा 5 तक की जो पाठ्य पुस्तिका होती है उसकी चर्चा हम करते हैं ना। तो आइए हम सबसे पहले एकल परिवार और संयुक्त परिवार की बातचीत करते हैं ना। एकल परिवार में कौन कौन से लोग आते हैं और संयुक्त परिवार में कौन कौन से लोग आते हैं। तो यहाँ से सीटेट में अधिकतर प्रश्न 1 नंबर के पूछे जाते हैं एकल परिवार से और संयुक्त परिवार से। जब हम एकल परिवार की बात करते हैं तो उसमें हमारे माँ बाप और उनके बच्चे आते हैं, है ना। एकल परिवार में बस उनके माँ बाप और उनके बच्चे आते हैं। और जब हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो उसमें देखिए संयुक्त परिवार में कौन कौन से लोग आते हैं। उनके दादा दादी, चाचा, बुआ, माँ बाप, है ना। और उनके बच्चे भी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकती हैं, मामा मामी मौसी, सभी लोग संयुक्त परिवार में आते हैं। तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में आप जानते रहिएगा, क्योंकि कौन यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं ना। एकल परिवार में उनके माँ बाप और बच्चे आते हैं और संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ नानी, फूफा फूफा सभी लोग आ जाते हैं ना। संयुक्त परिवार में सभी लोग आते हैं। तो ये एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में, है ना। एकल परिवार और संयुक्त परिवार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है ना। अब जो हम एनसीईआरटी की बात कर रहे थे पाठ्य पुस्तिका की, लिखा है एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक की जो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तिका होती है ना, उसे 6 थीमों में डिवाइड किया गया। कितने थीमों में? यहाँ से भी 1 नंबर का प्रश्न बनता है, पूछता है कि जो पर्यावरण की पाठ्य पुस्तिका उसे कितने थीमों में विभाजित किया गया है। तो 6 थीमों में विभाजित किया गया। कभी कभी इसका क्रम भी पूछ देता है ना, कि इनके क्रम वाइज इन्हें सजाने के लिए दे देता है। तो आप याद रखिए कि जो पर्यावरण की पाठ्य पुस्तिका उसे 6 थीमों में विभाजित किया गया है। इसके लिए हम आपको बातचीत करते हैं ना आसपास की पाठ्य पुस्तिका की। आसपास एनसीईआरटी की जो आसपास की पाठ्य पुस्तिका है, इसका हम अध्ययन करते हैं सीटेट के लिए, है ना। सीटेट के लिए हम इसका अध्ययन करते हैं। जो पाठ्य पुस्तिका जहाँ से कंटेंट लिए गए हैं, हम आपको बता दें कि आसपास की पाठ्य पुस्तक का कंटेंट है। चलिए अब हम आपको यह बता दें कि इसका एनसीईआरटी ने 6 थीमों में से डिवाइड किया। इसके 6 थीम कौन कौन सी हैं, थीमों के बारे में भी पूछता है कभी कभी। चलिए 6 थीमों के बारे में देखते हैं ना, इसके थीम क्या है और इसके उप थीम क्या है। तो पहला इसका थीम है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा पानी, चौथा है आवास और 5वां यात्रा, 6वां हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। कभी कभी इन्हें क्रम से सजाने के लिए भी देता है, क्रम इनका उलट पुलट देता है और आपको कहता है कि जो 6 थीमें हैं उन्हें एक क्रम से सजाने के लिए प्रश्न में पूछ देता है। तो आपको इतना याद है कि पहला परिवार मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, 5वां यात्रा और 6वां हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। यह हमारी एनसीएफ 2005 इसे विभाजित किया हुआ है 6 थीमों में, है ना। आपको याद होना चाहिए कि परिवार, मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। जब हम कंटेंट पढ़ेंगे तो सीरियल वाइज से पढ़ेंगे। परिवार और मित्र के बारे में, भोजन के बारे में, पानी के बारे में, आवास के बारे में, यात्रा के बारे में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। और जो परिवार और मित्र है इसे 4 उप थीमों में विभाजित किया गया है। कितने उप थीमों में? परिवार और मित्र को 4 उप थीमों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी उप थीम है इसे भी देखते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, इसके भी 4 उप थीम है। देखिए पहला है संबंध, दूसरा कार्य और खेल, तीसरा जानवर और चौथा है पौधा। यह परिवार और मित्र के उप थीम है। क्या है? उप थीम। आपसे यह पूछ सकता है कि कितने थीम में विभाजित है। थीम इसकी है 6 थीम में विभाजित है और उप थीम कितनी है? उप थीम है 4, जो परिवार और मित्र की उप थीम है। तो उप थीम है संबंध, कार्य और खेल, जानवर और पौधे। तो आप यह याद रखिएगा कि एनसीएफ 2005 जो है कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तिका हो, जो 6 थीमों में और 4 उप थीमों में विभाजित किया है। मैंने 6 उप थीम के बारे में आपको बताया और यह 4 उप थीमें हैं संबंध, कार्य और खेल, जानवर और पौधे, है ना। चलिए अब आगे भी देखते हैं। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि वे चीज़ें जिनसे हमें पिछली संस्कृति के बारे में पता चलता है ना।
हम अपनी पिछली संस्कृति के बारे में किन किन चीज़ों से जान सकते हैं, क्या क्या स्रोत हैं, कैसे हमें पता चलता है अपनी संस्कृति के बारे में, उसके बारे में ना देखिए पुस्तकें भी हमें पुरानी पुस्तकों से हमारे पुरानी संस्कृति के बारे में पता चलता है, इमारतों से पता चलता है, दस्तावेज से, सिक्के से भी पता चलता है, चित्र से भी हमें पुराने समय के बीते हुए समय के बारे में हमें पता चलता है ना। और समझने का अवसर भी इनसे मिलता है कि हमारी संस्कृति कैसी रही, हमारा समाज कैसा रहा, हमारा देश काल कैसा रहा है ना, अब तक हमारे पीछे जो बीती हैं बातें वे कैसी थी। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है, हम अपनी संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। बारी बारी से हम देखेंगे दस्तावेज से कैसे पता चलता है, सिक्कों से कैसे पता चलता है ना। चलिए आगे देखते हैं कि दस्तावेज से कैसे हम अपनी पिछली संस्कृति के बारे में जान सकते हैं, चित्र से कैसे जान सकते हैं ना। दस्तावेज से हम अपनी पुरानी संस्कृति के बारे में पता करेंगे ना। दस्तावेज लिखित होते हैं, आपको पता है ना, लिखित सामग्रियाँ जो होती हैं उसे हम दस्तावेज कहते हैं, और उन्हें पढ़कर बीते समय के बारे में हम जानकारी रख सकते हैं ना, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने दस्तावेज। उन समय के समाज और उनसे रहन सहन और उनकी भाषा के बारे में भी हम, भाषा और विकास के बारे में भी हम जान सकते हैं। जो दस्तावेज होते हैं, लिखित सामग्रियाँ होती हैं, उन्हें हम पढ़कर अध्ययन करके हम अपने बीते हुए संस्कृति के बारे में, बीती हुई भाषा के बारे में, समय के बारे में हम जान सकते हैं। और चित्रों से हम कैसे अपनी संस्कृति के बारे में पुरानी पता करते हैं, पुराने चित्रों जैसे मूर्तियाँ को देखकर, उस समय की कला को देखकर, है ना, जान सकते हैं। और इमारतों को भी देखकर उसकी बनावट, उसकी सामग्री, उसके निर्माण में, उसके तरीके में क्या क्या प्रयोग हुए, कैसे कैसे इमारतें पुरानी बनी हुई हैं, इस तरीके से हम अपनी बीती हुई संस्कृति के बारे में पता कर सकते हैं ना। और बीती हुई संस्कृति के बारे में सिक्कों से भी पता चलता है ना कि उस समय के सिक्के कैसे थे, कैसे चलाए जाते थे, अब कैसे हैं, है ना। जैसे पुराने सिक्कों के उस समय के व्यापार, लेन देन तरीकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी पिछली जब संस्कृति की बात करते हैं, अपने समाज के बारे में बात करते हैं, बीते हुए समय के बारे में बात करते हैं, तो किन किन स्रोतों से हमें पता चलता है। हम चित्रों के माध्यम से, दस्तावेजों के माध्यम से, फिर सिक्कों के माध्यम से हम अपने बीते हुए संस्कृति के बारे में पता कर सकते हैं और भी पता लगा सकते हैं। चलिए अब आगे हम बात करेंगे स्तनधारी और सरीसृप कीट पक्षियों के बारे में अध्ययन करेंगे ना, कि क्या होते हैं, कैसे। जो प्रश्न परीक्षा में सीटेट के संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी चर्चा पर चर्चा हम करेंगे। तो हम मैमल्स स्तनधारी की बात करते हैं ना, कि स्तनधारी कौन से होते हैं ना। स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं ना। स्तनधारी जीव जो होते हैं अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का जो बाहरी बनावट होती है तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलती है। जैसे गाय, मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी और चमगादड़, व्हेल, मछली आदि स्तनधारी जीव जंतु हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। इनका जो शरीर के बाहरी तापमान होता है वे बाहरी तापमान की वजह से उनके शरीर का जो बनावट होती है नहीं बदलती है। आप कभी आपके तापमान बदलने पर, टेम्परेचर बदलने पर, फिर वातावरण बदलने पर क्या आपका रंग बदलता है? आप बदल जाते हैं उनके साथ? बिल्कुल नहीं। तो ये आपके कुछ उदाहरण हैं मैमल्स के, स्तनधारियों के। और अब हम सरीसृप के बारे में जाते हैं ना, रेप्टाइल के बारे में देखते हैं। रेप्टाइल जीव जंतु कैसे होते हैं। देखिए रेप्टाइल क्या है, सरीसृप क्या है। इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। रेप्टाइल है ना, सरक कर चलते हैं। हवा में सांस लेने वाले ऋणधारी जीव जंतुओं का समूह है। ऋणधारी जीव जंतुओं का ये सरक के चलते हैं। सरीसृप में कौन कौन से आते हैं? आपने सांप देखा होगा, ये सरक के चलते हैं, है ना। और आपने छिपकली देखा है, ये भी सरक के चलती हैं। आपने कछुआ देखा है, आपने घड़ियाल देखा है, मगरमच्छ देखा है ना। ये सब चीज़ें सरीसृप प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए इनके उदाहरण हम देख सकते हैं। ये सब उदाहरण दिए गए हैं ना। अब चलिए कीटों के बारे में, इंसेक्ट के बारे में देखते हैं। कीट कैसे होते हैं, कीटों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो कीटों के हम देखते हैं उदाहरण कौन सा, जैसे मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, मधुमक्खी हो गई, चींटियाँ हो गई, ये सब कीट प्रजातियाँ हैं। सरीसृप हो गई। स्तनधारी के बारे में मैंने बात किया। सरीसृप के बारे में कौन जो सड़क के चलते हैं उन्हें सरीसृप प्रजातियाँ हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। जैसे कछुआ बताया मैंने, छिपकली बताया, सांप बताया। और कीटों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे हाउस फ्लाई हो गई, मस्क्यूटो हो गया, हनी बी हो गई, एंट हो गई, मतलब ना ये सब चीज़ें कीट के अंतर्गत आते हैं। और भी बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल्स को लिया है। ऊपर देखिए
एग्जाम्पल दिया ना, ततैया हो गया, बत्तख हो गया, उल्लू हो गया, झिंगुर हो गया, कौवा हो गया, है ना, दीमक, मकड़ी, चमगादड़, गिद्ध, ये सब चीज़ें कीट पक्षी के अंतर्गत आती हैं। टिड्डा हो गया, है ना। अब चलिए हम परजीवी और सहजीवी के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि परजीवी क्या होते हैं और सहजीवी क्या होते हैं, है ना। इस यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं परजीवी और सहजीवी से। हम परजीवी और सहजीवी की बात करते हैं ना, पैरासाइट एंड सिम्बोसिस की बात करते हैं, ठीक है, कि परजीवी क्या होते हैं और सहजीवी क्या होते हैं। यहाँ से सीटेट में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है परजीवी और सहजीवी से, पिछले बार भी पूछा गया था सवाल। चलिए अब हम इसके बारे में बातचीत करते हैं सॉरी, परजीवी पैरासाइट के बारे में बातचीत करते हैं ना। ये जो परजीवी की हम बात करते हैं, परजीवी कौन होते हैं, पैरासाइट, ये जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं। वैसे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। परजीवी हम उसे कहते हैं जो दूसरों पे आश्रित होते हैं और अपने फ़ायदा उठाते हैं, और जिनसे फ़ायदा उठाते हैं उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं ना। अब परजीवी जंतु कहलाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, जैसे आप जोक के बारे में सुने होंगे, जू जो आप खटमल कहते हैं, आपके सर में पड़ जू जो आपके सर में पड़ जाते हैं, अमरबेल, एंट अमीबा, है ना, अब फीता क्रीम आदि। जैसे आप जोंक के बारे में जानते होंगे ना, पानी में जब आपको जोंक पैरों में पकड़ लेता है, आपका खून चूसता है, आप पे आश्रित होता है, आपके खून से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है और आपको कष्ट भी पहुंचाता है ना, आपको नुकसान भी पहुंचाता है। तो ये सब परजीवी के उदाहरण है जो दूसरों पे तो आश्रित होते हैं लेकिन उसे नुकसान भी पहुंचाते हैं ना। इन्हें हम जोंक, जू, अमरबेल, एंट, फीता क्रीम आदि आपके उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। आप उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि परजीवी हम किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो फायदा उठाते हैं ना दूसरों पे अब आश्रित होकर, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। आगे हम सजीवता की बात करते हैं ना, सिम्बोलिस की बात करते हैं, कौन कौन से उसके अंदर जीव आते हैं सजीवता में, सिम्बोलिस में आते हैं ना। चलिए, जब 2 जीव या पौधे, देखिए ये कौन परजीवी क्या होते हैं और सजीवी क्या होते हैं। जब 2 जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, है ना, ये भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। हालांकि जब हम परजीवी की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि वे एक दूसरे पे आश्रित तो होते हैं लेकिन वह जिस पे आश्रित होता है उसको नुकसान पहुंचाता है। और जब हम सजीवता की बात करते हैं, यह भी एक दूसरे पे आश्रित होते हैं लेकिन यह एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाते हैं ना। उन्हें हम सजीवी कहते हैं, उन्हें हम पैरासाइट भी कहते हैं। जब हम परजीवी की बात करें, अंतर स्पष्ट है ना, परजीवी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं लेकिन वे नुकसान पहुंचाते हैं, और जब सहजीवी एक दूसरे पर आश्रित होते हुए भी एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, है ना, सजीवता कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सजीवता कहते हैं ना, तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन भी कहते हैं। सहजीवन, साथ साथ चलने वाला जीवन, दोनों को फायदा होता है ना। और पौधे का यह गुण सहजीवता कहलाता है। जैसे मटर का पौधा और राइबोजियम का सहजीवी जीवन के उदाहरण है। इसी प्रकार लाइकेन, शैवाल और फफूंदी सहजीविता के उदाहरण हैं। आप परजीवी और सहजीवन के बारे में हम एक बार चलिए देख लेते हैं ना, छोटा करके पेज को। देखिए ये परजीवी है, ठीक है। एक बार हम इसमें अच्छे से अंतर परजीवी और सहजीवी के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं ना, परजीवी जो एक दूसरे पे आश्रित तो होते हैं लेकिन जिस पे आश्रित होता है उसे नुकसान भी पहुंचाता है, और सहजीवी जो होता है एक दूसरे पे आश्रित होते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं ना, लाभ पहुंचाते हैं। वे परजीवी और सहजीवी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ जानवरों के बारे में अध्ययन करेंगे ना, जानवरों के बारे में देखते हैं, ठीक है। जानवरों के बारे में देखा जाएगा। चलिए जानवरों की चर्चा पर चर्चा अब हम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना।
आप जो जानवरों के, आपने शेर देखा होगा, चीता देखा होगा, कुत्ते, बिल्ली आदि, जिराफ, बहुत सारे ऐसे जानवर आप देखते हैं। तो क्या आपको ये पता है कि जो उनके शरीर के ऊपर डिजाइनें होती हैं वो उनके किस प्रकार डिजाइनें तैयार की जाती हैं, कैसे उनकी डिजाइनें होती है? देखिए, जब हम जानवरों की बात करते हैं, जो उनकी खाल होती है ना, अनेकों तरह की डिजाइनें, अनेक प्रकार के जानवर जब आप देखते हैं तो उनकी खाल पे अनेकों तरह की डिजाइनें होती हैं। तो क्या वह उनके बालों के रंग के कारण होती हैं या फिर जलवायु के कारण होती हैं, कैसे होती हैं, है ना? देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि जानवरों की जो खाल पर डिजाइनें होती हैं ना, वह उनके बाल के रंगों के कारण होती हैं, जलवायु के कारण नहीं होती हैं। बाल के रंगों के कारण उनके ऊपर डिजाइनें देखी जाती हैं। हम विभिन्न तरीके के जानवर देखते हैं, उनके शरीर पे अलग अलग तरीके के डिजाइन्स बने होते हैं ना। आप जिराफ देखते हैं, आप शेर देखते हैं, अलग अलग तरीके के डिजाइन्स देखे जाते हैं, जिससे आप पहचान पाते हैं कि जिराफ है या कुत्ता है या शेर है ना। तो जो उनके ऊपर जो डिजाइनें दी गई होती हैं ना, वह किसके कारण होती हैं? तो वह उनके बालों के रंगों के कारण दिखाई देती है ना। डिजाइनें कैसे? बालों के रंगों के कारण होती हैं। आगे कुछ और फैक्ट है कि दिन में जागने वाले जानवर रंगों को कैसे देखते हैं ना। यानी दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। दिन में जागने वाले जानवर होते हैं आमतौर पर कुछ ही देख पाते हैं, ठीक है, कुछ ही रंग देख पाते हैं। और रात में जागने वाले चीजें, हर चीज को सफेद और यहाँ से प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, ठीक है, कि रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वह हर चीज को किन रंगों में देखते हैं। और अब हम जब बात करें दिन में जो जानवर जागते हैं आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं ना, रंगों को देख पाते हैं। लेकिन जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वह हर चीज को सफेद और काली देखते हैं। यहाँ से प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ना, इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंस नोट से यहाँ से प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, ठीक है, कि रात में जागने वाले जानवर से कितने रंगों को देख पाते हैं? तो दो रंगों को, हर चीज को किसे, सफेद और काली देखते हैं। चलिए आगे और भी कुछ फैक्टों के बारे में देखते हैं कि और जानवरों के बारे में बातचीत करते हैं ना। देखिए, यहाँ लिखा कि बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, है ना। जैसे छिपकली, आप छिपकली के बारे में अवलोकन करिएगा, आपको छिपकलियाँ निरंतर शीतकालीन जो होता है ना मौसम, जब ठंडी का मौसम आता है तो आपको छिपकलियां नहीं दिखाई देती हैं, वो कहीं अचानक गायब सी हो जाती हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, देखा है, अवलोकन किया है? तो आप जान लीजिए कि जो बहुत से जानवर होते हैं ना, खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जो छिपकलियां होती हैं और ठंडी के मौसम में गायब हो जाती है, आपको दिखने के लिए घर में नहीं मिलती हैं। और सभी मौसमों में आपको छिपकलियाँ दिखती हैं, लेकिन उसमें नहीं दिखती हैं क्योंकि वह लंबी गहरी नींद में चले जाती है। जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया गया है छिपकली, है ना। छिपकली आपको ठंडी के मौसम में नहीं दिखती है, वह गायब हो जाती है। चलिए और देखते हैं, कुछ जानवर तूफान और भूकंप आने पर कुछ समय पहले ही अजीब हरकत करने लगते हैं, है ना। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। आपने कुत्तों के बारे में देखा ना, जब अब अजीब सी कुछ हलचलें होती हैं, उन्हें पता चलता है कि अब भूकंप या तूफान या कुछ आने वाला है, तो पहले ही भौंकने लगते हैं, कूदने लगते हैं। और जंगलों में कुछ और भी जानवर होते हैं जो अजीब तरीके की हरकतें करने लगते हैं। और जो जंगल में निवास करने वाली प्रजातियां होती हैं वह यह समझ जाती हैं कि अब कुछ ना कुछ जरूर बुरा होने वाला है, तभी यह संकेत देते हैं जानवर ना कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ न कुछ जरूर घटना घटने वाली हैं। तो जानवर भी इन घटनाओं को भांप लेते हैं और पहले ही उनसे जंगल में रहने वाले लोगों को पता चल जाता है कि अब भूकंप या फिर तूफान जैसी स्थिति होने वाली है। चलिए आगे देखते हैं ना, और भी कुछ जानवरों के बारे में देखते हैं फैक्ट के में। हमारी और आपकी तरह जानवरों में भी सूंघने की शक्ति होती है ना। देखिए, जानवरों में भी सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है ना, अपनी भी पूरी जानवरों की भी अपनी भाषा होती है। उन्हें सूंघने, सोचने, समझने की उनमें भी हमारी और आपकी तरह शक्ति होती है, ठीक है। वह भी सोचते हैं, समझते हैं ना, उनकी भी भाषा होती हुई अपनी भाषा में बात करते हैं ना। आगे लिखा कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, है ना। जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं, है ना, और उनके शरीर पे बाल होते हैं, वह बच्चे पैदा करते हैं ना। आप देखते हैं ना, बकरी, कुत्ते, भैंस, गाय, ऐसे जानवरों के बारे में आपने देखा होगा जिनके शरीर पे बाल होते हैं, जिनके कान दिखाई देते हैं। दो फैक्ट याद रखिएगा कि कौन से लोग बच्चे देते हैं और कौन अंडे देते हैं। जिनके बाहरी कान दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पे बाल होता है
है ना, वे क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, है ना, बच्चे पैदा करते हैं। और जिनके शरीर बाहरी कान नहीं दिखाई देते, कान होते हैं जानवर, ऐसा नहीं कि कान नहीं होता है, लेकिन जिनके कान नहीं दिखाई देते स्पष्ट, जैसे हमारा कान स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना, हमारे शरीर पे बाल है ना, तो आप ऐसे कह सकते हैं। और जिनके बाल कान नहीं दिखाई देते हैं ना, और जिनके शरीर पे बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। जैसे हम मछलियों की बात करें, क्या आप उनके कानों के बारे में देख पाते हैं, क्या उनके शरीर पे बाल होता है, नहीं दिखाई देता है ना, तो वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं, है ना। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा कि जिनके बाहरी कान दिखाई देते हैं, जिनके शरीर पे बाल होते हैं, वे बच्चे पैदा करते हैं, और जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं, जिनके शरीर पे बाल नहीं होते हैं, वे अंडा देते हैं ना। चलिए देखिए यहाँ पे फैक्ट लिखा हुआ है ना कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे क्या देते हैं, अंडे, है ना। अंडे याद रखिएगा इस फैक्ट को, जिनके कान दिखाई देते हैं वह बच्चे पैदा करते हैं, और जिनके शरीर पे, जिनके कान और शरीर पे बाल नहीं दिखाई देते हैं, वह अंडे देते हैं। ठीक है, चलिए अब स्तनधारी जीव के बारे में हम बातचीत करते हैं कि स्तनधारी जीव क्या होते हैं, है ना। चलिए स्तनधारियों के बारे में बातचीत करते हैं, इनकी विशेषताएं क्या है उनके बारे में जानते हैं। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाता है और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां मेलियन, इनकस व स्टेपिस का पाया जाना प्रमुख है। स्तनधारियों के शरीर के ऊपर बाल पाया जाता है ना, और उनके मध्य उनके कान भी दिखाई देते हैं, जैसा कि हमने बताया कि जिनके कान दिखाई देते हैं और जिनके बाल होते हैं, वे बच्चे पैदा करते हैं, है ना। तो यह उनके उदाहरण है। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग में, है ना, जंतु बच्चे देते हैं। कुछ को छोड़ के, कुछ अपवाद के रूप में है ना, जैसे तो यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी स्तनधारी जो वर्ग के जंतु हैं वे बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाया जाता है वे अंडे देते हैं। ठीक है, जिन जानवरों में ये गुण नहीं होता है वे अंडे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यह देखते हैं कि जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं, उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता भी अधिक होती है ना। ठीक है, चलिए और हाथी के कान बड़े होते हैं ना, आपने हाथी का कान देखा ना, इतना बड़ा सा उसका कान होता है, ऐसे पंखे की तरह उसका कान होता है ना, तो उसमें ज़्यादा उसे सुनाई देता होगा, क्योंकि यहाँ फैक्ट लिखा हुआ है कि जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं ना, गहरा संबंध होता है, जिन कानों के कान बड़े होते हैं उन्हें सुनने की क्षमता भी अधिक होती है। ठीक है, चलिए ये छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं आपके सीटेट के बिंदु से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जितने भी फैक्ट दिए गए हैं सब प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानवरों का शिकार देखते हैं ना, इसके बारे में। हाथी को उसके दांत के लिए, जानवरों का लोग आजकल शिकार क्यों करते हैं, किस चीज़ के लिए शिकार उनका किया जाता है, हाथी का किसके लिए किया जाता है, गैंडे का क्यों किया जाता है, शेर का क्यों किया जाता है, मगरमच्छ का, वे बताया गया ना। शिकारी शिकार करते हैं किस चीज़ के लिए, जानवरों का ना। चलिए हाथी का जो उसके दांतों के लिए उसका शिकार कर दिया जाता है, गैंडे के उसके सींग के लिए उसका शिकार किया जाता है ना, शेर को उसकी खाल के लिए शिकार किया जाता है, मगरमच्छ का और सांपों का उनकी खालों के लिए शिकार उन्हें मार दिया जाता है ना। बेजुबान जानवरों को देखिए, आप उनको जानवर कैसे शिकारी उनका शिकार करते हैं, किस चीज़ के लिए शिकार करते हैं, तो शेर का उनकी खाल के लिए, मगरमच्छ का उनकी खाल के लिए, सांप का उनकी खाल के लिए, गैंडों को उसके सींग के लिए और हाथी को उसके दांत के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को हम शिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, शिकारी। हम हाथी का लोग शिकार उसके दांत के लिए कर देते हैं ना, मगरमच्छ का, सांप का, शेर का, इन सब चीज़ों का शिकार जो करते हैं वह उनकी खाल के लिए कर देते हैं ना। तो जो जानवरों को मारने वाले लोग होते हैं उन्हें हम शिकारी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि कौन से जानवर कितनी देर तक सोते हैं ना, कौन से जानवर कितनी देर तक सोते हैं, इनके बारे में हम देखते हैं कि कौन से जानवर कितनी देर तक सोते हैं ना। जो गाय होती है वह 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है ना, जिराफ 2 घंटे सोता है, और बिल्ली
12 घंटे। ये सवाल जो है ना वह सी टेट में हमसे पूछा जाता है ना कि कौन से जानवर कितने, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया है कि कौन से जानवर कितने घंटे ऑप्शंस में आपको देता है ना। तो आप याद रखिएगा कि गाय 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है और बिल्ली 12 घंटे सोती है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कितने घंटे सोते हैं इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब इम्पोर्टेंट फैक्ट या जो सवाल पूछे जाते हैं, यह क्या है आपको दिख रहा है ना, यह स्लॉथ है। क्या है? स्लॉथ। स्लॉथ है, स्लॉथ जो भालू जैसा दिखता है ना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, फैक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं स्लॉथ के बारे में, है ना। चलिए स्लॉथ के बारे में देखते हैं। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा फिगर हो गया ना। चलिए अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं। चलिए स्लॉथ के बारे में देखिए, ये स्लॉथ है, भालू जैसा दिखता है ना। इसके कुछ चलिए फैक्टों के बारे में देखते हैं ना। चलिए स्लॉथ के बारे में हम बातचीत कर रहे थे ना। स्लॉथ क्या होता है? स्लॉथ देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, स्लॉथ क्या है। स्लॉथ दिखने में तो भालू की तरह होता है पर भालू से अलग है। हम स्लॉथ की जब बात करते हैं, यह कहते हैं कि स्लॉथ तो भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। वह दिन में करीब कितने घंटे सोता है? 17 घंटे, है ना, वो भी पेड़ पे उल्टे लटक कर। जब हम स्लॉथ की बात करते हैं तो हम यह कहते हैं कि स्लॉथ हमें भालू जैसा दिखने वाला एक जानवर है पर वह भालू नहीं है और वह दिन में करीब 17 घंटे सोता है पेड़ पे उल्टे लटक के, ठीक है। पेड़ पे उल्टे लटक कर आसमान से सोते रहते हैं ना, ऊपर की तरफ देखते रहते हैं और सोते रहते हैं। लगभग वह दिन भर 17 घंटे तक ही सोते रहते हैं और अपना पूरा जीवन वह पेड़ पे ही बिताते हैं ना। चलिए आगे इसके कुछ फैक्ट में देखते हैं कि 40 वर्ष के आपने, ये सिर्फ 40 वर्ष के जीवन, इसका जो जीवन काल है 40 वर्ष का होता है और 40 वर्ष के जीवन काल में वह 8 पेड़ पर ही घूमते हैं। कितने? 8 पेड़ पर ही घूमते हैं और सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ के नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ पे वे रहते हैं उसी पेड़ के बारे में खाकर अपना पेट भरते हैं ना। सप्ताह में एक बार, सप्ताह में कितनी बार? ये सप्ताह में एक बार बस शौच के लिए पेड़ पर उतरते हैं। चलिए स्लॉथ के बारे में अच्छे से एक बार देख लेते हैं ना। आते हैं यहाँ, कहाँ गया स्लॉथ? ये था स्लॉथ ना, देखिए यह है स्लॉथ। क्या हो जा रहा है, घूम जा रहा है। ये क्या है? स्लॉथ है ना। क्या है? स्लॉथ। इसके कुछ फैक्टों के बारे में देखते हैं। यह भालू जैसा जानवर है पर भालू नहीं है, ठीक है। भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। यह पेड़ पर उल्टे लटक के सोता है। कितने घंटे? 17 घंटे। 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक के सोता है और अपने 40 वर्ष के पूरे जीवन काल में बस मुश्किल 40 वर्ष का पूरे जीवन काल में बस 8 पेड़ों को ही बदल पाता है ना। कितना फैक्ट में लिखा गया था देखते हैं ना। चलिए 40 वर्ष के जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ पर ही घूमते हैं। कितने पेड़ों पर? 8 पेड़ घूमते हैं और सप्ताह में केवल एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, है ना। और जब पेड़ से, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्तों को खाकर अपना जीवन पालन करते हैं। जिस पेड़ पे रहते हैं ना उसी पेड़ पर अपना पेट पालन करते हैं, उसी के पत्ते खा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो हम जब स्लॉथ की बात करते हैं तो फैक्ट है कि जैसे कि स्लॉथ भालू जैसा दिखने वाला एक जानवर है पर भालू नहीं है, है ना। भालू जैसा दिखने वाला जानवर है पर भालू नहीं है और यह करीब पेड़ पर उल्टा लटक कर 17 घंटे सोता है और अपने 40 वर्ष के जीवन काल में, 40 वर्ष के जीवन काल में बस 8 पेड़ों पर ही घूमता है। सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए उतरता है और वह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते को खाता है ना, उसी पेड़ को पत्ते को खाकर अपना जीवन पालन करता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने स्लॉथ के बारे में देख लिया, अब चलिए देखते हैं। अब हम बात करेंगे, है ना, बाघ के बारे में। किसके बारे में? बाघ के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए देखते हैं बाघ की कुछ विशेषताओं के बारे में। बाघ हमसे अंधेरे में कितना गुना देख सकता है? 6 गुना 72 हमसे देख सकता है। बाघ अंधेरे में भी हमसे 6 गुना 72 देख सकता है।
बाघ की जो मूछें होती हैं मुझ कंपन को भांप लेती हैं ना, जिससे उसे शिकारी की सही स्थिति का पता चलता है और इससे वे अंधेरे में रास्ता भी ढूंढ लेता है। जो बाघ की मूछें होती हैं ना, वह बाघ जो मूछें होती हैं कंपन, हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती हैं और उनसे उनसे शिकारी का सही स्थिति का पता लगा लेती हैं और वह उनसे रास्ता ढूंढने में मदद भी पाता है। चलिए, यह बाघ के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो आपको सीटेट में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं और कौन कौन से फैक्ट हैं। बाघ अपने इलाके का पता कैसे करता है ना, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है और दूसरे बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेते हैं। बाघ का जो इलाका होता है वह अपने मलमूत्रों के द्वारा अपना इलाका बना लेता है और उसके क्षेत्र में अलग कोई बाघ नहीं जाता है। अगर उसकी मर्जी हो जाने की तभी जाता है, लेकिन वह इसको पहचान लेता है कि हमारा इलाका नहीं है या किसी और का इलाका, अपने मलमूत्रों के द्वारा पहचान लेते हैं। और बाघ के एक और भी विशेषता है कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ भी बदलता है। जैसे गुर्राना हो तो अलग आवाज़ और बाघनी को बुलाना हो तो अलग आवाज़ निकालते हैं। और जो बाघ का गुर्राना होता है वह कितने दूर तक सुना जा सकता है, तो बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है ना। बाघ अपनी इलाके का पता अपने मलमूत्रों के द्वारा लगाते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ भी बदल लेते हैं, है ना। गुर्राने के लिए अलग आवाज़, बोलने किसी को बुलाना हो तो अलग आवाज़, है ना। और इनका जो गुर्राना होता है 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। कितने दूर तक? 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। ठीक है, और चलिए और भी बाघ के बारे में कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं। आइए, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशा में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। हमारे और आपके कान का अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो बाघ के कान होते हैं अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। आवाज़ को पहचानने के लिए, आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में उनके कान घूम जाते हैं। ठीक है, बाघ की जो मूछें होती हैं हवा द्वारा कंपन और शिकारी द्वारा कंपन को भांप लेती हैं और उनसे शिकारियों का सही स्थिति का पता लगाने के लिए रास्ता भी पहचानने में मदद करती हैं। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ अलग अलग आवाज़ निकालते हैं ना, बाघनी को बुलाना हो तो अलग आवाज़, बातचीत करना हो तो अलग आवाज़, गुर्राना हो तो अलग आवाज़। और जो बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। कितने? 3 किलोमीटर दूर तक। और देखिए, बाघ हवा में पत्ते के हिलने और शिकारी की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर भी भांप लेते हैं। इनके जो कान होते हैं, देखिए क्या लगा, बाघ के जो बाहरी कान होते हैं वह आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए इधर उधर घुमा लेते हैं। ठीक है, और यह इतना भी पता कर लेते हैं कि शिकारी द्वारा आवाज़ आई है झाड़ियों से या फिर पत्ते के हिलने से आवाज़ आई है, इनमें भी वह अंतर कर लेते हैं ना। बाघ हवा में पत्तों को हिलने और शिकारी की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में भी अंतर तुरंत भांप लेते हैं। ठीक है, यह बाघ की कुछ विशेषताएँ। और देखें और भी बाघ की कुछ विशेषता है। चलिए, अब बाघ की विशेषता आइए, यहाँ हम एक ही बार बात करते हैं ना। ये हमारा बाघ है और बाघ की विशेषताएं देखिए। बाघ हमसे बेहतर देख सकता है। कितना गुना? 6 गुना बेहतर देख सकता है। 6 गुना हमसे बेहतर देख सकता है ना, हमसे 6 गुना। कितना? 6 गुना बेहतर देख सकता है अंधेरे में भी। इसका गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, है ना, अलग अलग आवाज़ें भी निकाल लेते हैं। किसी से बात करनी हो तो अलग आवाज़, गुर्राना हो तो अलग आवाज़। इनकी जो मूछें होती हैं हवा में हुए कंपन को और भांप लेती हैं, शिकारी की सही स्थिति का पता लगा लेती हैं, है ना। और जो बाघ होता है इसके कान जो होते हैं यह आवाज़ों को इकट्ठा करने के लिए इधर उधर घूम जाते हैं, इधर उधर घूम भी जाते हैं, इधर उधर घूम जाते हैं। और ये शिकारियों का सही पता लगा लेते हैं कि झाड़ियों के द्वारा आवाज़ पत्तों से हिली है या फिर शिकारी के द्वारा हिलाई गई है, उसके भी स्थिति का सही पता बाघ लगा लेता है। यहाँ से बाघ के बारे में कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं, स्लॉथ के बारे में पूछे जाते हैं, बाघ के बारे में पूछे जाते हैं, हाथी के बारे में पूछे जाते हैं। चलिए अब हाथी की कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं ना। चलिए, हाथी की कुछ विशेषताओं की, यह हमारी हाथी है ना, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिए अब देखिए, जो हाथी है,
हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसको शरीर को क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। आप हाथी को देखते हैं ना, हाथी नदी तालाब में जब नहाता है तो अपने सूंड में पानी डाल डाल के अपने शरीर पे डालता रहता है, कीचड़ में नहाता है। तो हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, ठीक है। और इससे उसको शरीर को क्या मिलती है? ठंडक। कूट वाले जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको इनके विशेषताओं के बारे में पूछे जाता है कि उनकी विशेषताएं क्या क्या है, वैसे आपको कूट वाले में प्रश्न डाल देता है। तो हाथी को कीचड़ में खेलना पसंद है और ये वो इसलिए करता है कि उसके शरीर को ठंडक मिलती है। अब देखिए, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े दो हाथी के कान एकदम पंख की तरह होते हैं ना। और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा प्राप्त कर लेती है। हाथी को कीचड़ में खेलना पसंद है क्योंकि उसके शरीर को ठंडक मिलती है। और जो हाथी के कान होते हैं एकदम पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर वह उससे हवा ले लेता है। चलिए आगे देखते हैं, और भी इसके बारे में कुछ फैक्ट है। अब देखिए, आपसे पूछा जाता है कि 3 महीने का हाथी का वजन कितना होगा। जो 3 महीने का हाथी होता है उसका वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम। 200 मतलब 2 क्विंटल का हो जाएगा। 3 महीने का, बस 3 मंथ के हाथी का जो वजन होता है वह 200 केजी होता है, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं, और भी इसके बारे में कुछ फैक्ट है। अब देखिए कि एक बड़ी हाथी एक दिन में कितना भोजन करती है। एक बड़ी जो हाथी होती है एक दिन में 100 किलो से भी ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खा लेती है। जब हम हाथी के विषय में बात करते हैं तो यह देखते हैं कि हाथियों को कीचड़ में नहाना, पानी में नहाना ज़्यादा पसंद है क्योंकि उनके शरीर को ठंडक मिलती है। जो 3 मंथ के हाथी का जो वजन होता है वह 200 केजी होता है। एक जो बड़ा हाथी होता है वह एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। कितना? 100 केजी से ज़्यादा। जितना फैक्ट यहाँ लिखा गया है बस आप उतना ही याद रखेंगे, अलग से कुछ नहीं। 100 केजी लिखा है तो आप 100 केजी याद रखिए कि 100 केजी से भी ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है ना। 3 मंथ के हाथी का वजन होता है 200 केजी, ठीक है। जितना फैक्ट दिया गया आप उतना ही याद रखिएगा। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। कितने घंटे हाथी सोते हैं? एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा। कितना? 2 से 4। पूरे 24 घंटे में हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटा ही सोते हैं, ठीक है। और देखिए, और भी इनके बारे में कुछ फैक्टर देखते हैं कौन कौन से। अब देखिए, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। हमारी और आपकी तरह हाथियां भी परेशानियों में एक दूसरे की मदद करती हैं। इसे झुंड में, इनके झुंडों में कितने हाथियां होती हैं? 10 से 12 हथनियां होती हैं, है ना, और उनके बच्चे। परंतु झुंड का सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है झुंड की नेता होती है, नेतृत्व करता होती है। हाथियों के झुंड में 10 से 12 और लोग होते हैं, हथनियाँ होती हैं। हाथी नहीं होते हैं, हथनियाँ होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। और झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वह उसका नेतृत्व करती है, उनकी नेता होती है, ठीक है। और 14-15 साल की जब हाथियाँ हो जाती हैं ना, हाथी जब 14 से 15 साल की होती है तो अपने इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। देखिए, हाथनी और हाथी के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो हथनियाँ होती हैं उनके झुंड में 10 से 12, हथनियों के झुंड में 10 से 12 और हाथियों के झुंड, हाथी जब 14 से 15 साल का होता है ना तो उनका ग्रुप छोड़ देता है। जब हम बात करें कि हथनियों के ग्रुप में 10 से 12 लोग होते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं ना, तो जब जो हाथी बच्चा होता है वह 14 से 15 साल की उम्र में अपने इनका ग्रुप को छोड़ देता है। फैक्ट ध्यान दीजिएगा हथनियों के बारे में। हथनियों के ग्रुप में 10 से 12 हथनियाँ होती हैं। जो बुजुर्ग हथनी होती है उनकी नेतृत्व करता होती है, उनमें बच्चे भी छोटे छोटे होते हैं, है ना। जब हाथी जो होता है 14 से 15 साल का होता है तो वह उन ग्रुप को छोड़ देता है, हथनियों के ग्रुप को छोड़ देता है। चलिए और भी देखते हैं कुछ फैक्ट है क्या इसमें। आगे फैक्ट नहीं है, आगे चलिए एक ही बार हम देख लेते हैं हाथी के बारे में सारे फैक्ट को। हम आपको बता दें कि जब हाथियों को कीचड़ में खेलना पसंद है, ठीक है, वह कीचड़ में पानी में नहाना खेलना पसंद है क्योंकि उनके शरीर को ठंडक मिलती है। एक छोटे हाथी 3 मंथ का हाथी जो होता है ना, 3 मंथ के हाथी का जो वजन होता है कितना होता है? 200 केजी। एक जो बड़ा हाथी है वह एक दिन में कितना खाता है? 100 किलो, है ना, 100 केजी पत्ती या झाड़ियाँ खा लेता है। पत्ती या झाड़ियाँ खाता है। कितना? 100 केजी पत्ती और झाड़ियाँ खाता है। और जो हथनियों का ग्रुप होता है उसमें कितने लोग होते हैं? 10 से 12 हथनियाँ।
10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे, 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। अब जब जो हाथी होता है 14 से 15 साल की उम्र में ग्रुप को छोड़ देता है, ग्रुप को छोड़ देता है, ठीक है। और जो हाथियाँ होते हैं मुसीबत आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं, ठीक है। तो ये हाथी के बारे में कुछ फैक्ट है कि हाथी का 3 मंथ के हाथी का वजन कितना होता है, हाथियों के ग्रुप में कितने लोग होते हैं, बुजुर्ग हथनी जो होती है उनका नेतृत्वकर्ता होती है, उनके ग्रुप में 10 से 12 हाथिनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। जब हाथी 14 से 15 साल के होते हैं तो ग्रुप को छोड़ देते हैं। यह हाथी के विषय में कुछ फैक्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे अब देखते हैं आगे क्या है। आगे लंगूर के बारे में बात करते हैं ना, इसके फैक्ट के बारे में देखते हैं। चलिए, लंगूर जो होता है ना जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठता है। जंगल में सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने आसपास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालता है ना। अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। हम और आप जैसे कोई मुसीबत पड़ने पर अपने साथियों को, अपने सहयोगियों को, अपने आसपास के लोगों को चेतावनी देते हैं ना, उस तरीके से जो लंगूर होते हैं ना वह भी अपने मुसीबत आने पे अपने साथियों को एक खास आवाज़ निकाल कर उन्हें बताते हैं कि हम मुसीबत में हैं और चौकन्ना हो जाइए, ठीक है। वह भी अपने भाषा में बातचीत करते हैं। हमने पहले ही बताया कि जानवर भी अपनी भाषाओं में बातचीत करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। अब कुत्ते की बात करते हैं ना। चलिए कुत्ते के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं कुत्तों के बारे में। कुत्ते की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। आप कहते हैं ना कि कुत्तों का इलाका होता है, तो कुत्तों की गलियों में अपनी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। कुत्तों का, आप अपने क्षेत्र में बात करते हैं कि कुत्तों का इलाका होता है। एक कुत्ता जब दूसरे कुत्ते के इलाके में पहुंचता है तो बहुत सारे कुत्ते उन्हें भगाने की, भौंकने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता आखिर कैसे चलता है कि हमारे इलाके में दूसरा कुत्ता है। वह उनके मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि हमारे इलाके के कुत्ते का मलमूत्र नहीं है ना। जैसे शेर मलमूत्र से पहचान जाते हैं कि हमारा इलाका नहीं है, वैसे कुत्ते भी पहचान जाते हैं उनके मलमूत्र से कि यह हमारे इलाके में कोई और घुसा हुआ है, ठीक है। चलिए, मगरमच्छ के ये कुत्ते का फैक्ट है ना, कुत्ते मलमूत्र से पहचान लेते हैं कि हमारे इलाके का कुत्ता नहीं है, कोई और इलाके का कुत्ता आया हुआ है। वो उन पे भारी पड़ने लगते हैं, उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं। चलिए मगरमच्छ के फैक्ट के बारे में बात करते हैं। मगरमच्छ क्या है? मगरमच्छ में देखते हैं ना, मगरमच्छ के छोटे छोटे जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से मगर मैंने बताया ना कि जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं, जिन जानवरों के कान नहीं दिखाई देते हैं, तो क्या लगता है कि जिन जानवरों के कान नहीं दिखाई देते उनके पास कान नहीं होंगे? उनके पास कान होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते आसानी से। देखिए मगरमच्छ के पास भी कान होता है लेकिन हमें आसानी से दिखाई नहीं देता है। छिपकली के बारे में, छिपकली के भी छोट छेद जैसे कान होते हैं ना। मछलियाँ भी देखिए, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंग से देती हैं। जैसे लंगूर जो चेतावनी देता है ना, तो एक खास तरह की आवाज़ निकालता है जिससे सारे लंगूरों को पता चल जाता है कि हम खतरे में हैं, एक चौकन्ना हो जाते हैं। उसी तरीके से जो मछलियाँ होती हैं, जब उनके ऊपर खतरा पड़ता है तो वह एक बिजली तरंग झटका देके मछलियों को चेतावनी देती हैं कि हम खतरे में हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे डॉल्फिन के बारे में देखते हैं ना। जो डॉल्फिन है अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बातचीत करती हैं। जानवर भी अपने तरीके से अपनी भाषा में बातचीत करते हैं। डॉल्फिन अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अब देखिए गिलहरियों के बारे में कुछ फैक्ट देते हैं। इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। यहाँ से प्रीवियस ईयर्स में सवाल पूछा गया है ना कि गिलहरियों के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। आप गिलहरी को देखते हैं ना, कुछ भी पेड़ पे घूमता रहता है, काटता रहता है। गिलहरियों के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, आजीवन उसके दांत बढ़ते रहते हैं, लेकिन वह हमेशा इतना कुतरता रहता है ना कि उसके दांत घिस जाते हैं, ठीक है। बढ़ते नहीं है, घिसते रहते हैं, हमेशा बढ़ते भी रहते हैं और घिसते भी रहते हैं, ठीक है। और बिल्ली के बारे में देखते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं ना, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। नुकीले नुकीले दांत आप देखते हैं ना, बिल्ली चूहे को झपटती है और उसके मांस को फाड़ देती है, नीच देती है ना। तो जो बिल्लियों के जो दांत होते हैं मांसों को फाड़ने और काटने में काम आते हैं। और गिलहरी के दांत निरंतर बढ़ते रहते हैं और वह कुतरता रहता है, इसलिए उसके दांत
घिस जाते हैं। ठीक है, चलिए डॉल्फिन अलग तरीके के तरंग निकाल के एक दूसरे से बातचीत करती हैं। आगे देखते हैं, चलिए गाय के विषय में बात करते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए और पीछे के जो दांत होते हैं उन्हें चबाने के लिए होते हैं। गाय के जैसे गिलहरी की बात करते हैं, है ना, बिल्ली की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, तो जो गिलहरियों के दांत होते हैं निरंतर बढ़ते रहते हैं, वह हमेशा कुतरते रहते हैं, इसलिए उनके दांत घिस जाते हैं। बिल्ली के दांत मांस को फाड़ने के लिए होते हैं, नुकीले नुकीले। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए और पीछे के जो दांत चपटे होते हैं वह बड़े बड़े होते हैं घास को चबाने के लिए, है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे अब हम सांप के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, आपको सांप दिख रहा है ना। चलिए सांप के बारे में, हमारे जो देश में कुल 4 प्रकार के जहरीले सांप ही पाए जाते हैं। कौन कौन? कुल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम देखिए। पहला है नाग, दूसरा करैत, तीसरा दुबैया और चौथा है अफाई। हमारे देश में 4 ही प्रकार के सांप जहरीले होते हैं। कौन कौन? नाग, करैत, दुबैया, अफाई। प्रीवियस ईयर्स में सवाल पूछा गया है ना, प्रीवियस ईयर में यहाँ से सवाल पूछा गया है। याद रखिएगा कि कितने प्रकार के हमारे देश में जहरीले सांप होते हैं, तो 4, नाग, करैत, दुबैया, अफाई, है ना। जब सांप किसी को काटते हैं ना तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसमें जहर पाए जाते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उन खोखले दांतों में जहर उनके शरीर में जिस व्यक्ति को काटता है, जिन जानवर को काटता है, उससे चले जाते हैं। इस फैक्ट को याद रखिएगा कि उसके 2 खोखले जहर के दांत होते हैं जिनसे उनमें जहर जाता है। ठीक है, आगे इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाइयाँ दी जाती हैं। कौन सी दवा? सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सीरम नाम की दवाई दी जाती है ना। आजकल वे हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में भी मौजूद है। जिनको सांप काटते हैं वह सीरम नाम की दवाइयाँ लगाते हैं। चलिए आगे सांप के विषय में कुछ और फैक्ट देखते हैं। चलिए, सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शरीर को चबाकर नहीं खाता है, अपने शिकार को चबा के नहीं खाते हैं। सांप के दांत 2 होते हैं, नकीले खोखले होते हैं। जिसे सांप काटता है तो खोखले दांत से उनके जहर निकल के व्यक्ति तक पहुंचता है। लेकिन सांप के दांत नुकीला होने के बावजूद वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है, बल्कि वो पूरा का पूरा, आप देखते हैं ना जब सांप मेढक को खाता है तो वह पूरा का पूरा उसे निगल जाता है ना, और वह चबा के नहीं खाता है, वह डायरेक्ट उसे निगल जाता है। और देखिए सांप के बाहरी कान नहीं होते, सांप के बाहरी कान नहीं होते, लेकिन फिर भी वो कैसे सुनता है? देखिए, जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। जब वह झंझनाहट को, वाइब्रेशन को ही सांप समझ पाता है, उसे बाहरी कान नहीं होते हैं। और देखिए, सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। इन जो प्रजातियां होती हैं जो सांप को अपने बिन पे नचाते हैं ना, उन्हें कालबेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कालबेलिया, या कालबेलिया कहते हैं ना। नाच में जैसी मुद्राएं भी होती हैं, ऐसे कालबेलिया नृत्य कहते हैं ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ सांप के बारे में फैक्ट है। सांप खेतों में फसलों को चूहा से बचाने में मदद करते हैं। आपको पता नहीं कि जो सांप होते हैं वे चूहों को खा जाते हैं, मेढकों को खा जाते हैं, तो आपकी फसल की इस तरीके से सुरक्षा भी एक तरीके से किसान का करता है ना। चूहे जो होते हैं किसान की फसलों को खा जाते हैं, तो जो सांप होता है वह उनसे हमारी मदद भी करता है। यह है, सांप सुन नहीं पाते हैं, केवल बिन के हिलने से उनके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। हमने अभी आपको बताया कि जो सांप होते हैं उनके बाहरी कान नहीं दिखाए जाते हैं, वह कंपन से आवाज़ को भांपते हैं। तो जब बीन बजती है तो वो उनके कंपन के अनुसार अपने सिर को हिलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कालबेलिया जाति के जो रोशननाथ जी थे ना, अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते हैं। एनसीईआरटी के बुक से यह कंटेंट लिया गया, उस पुस्तक में ना वो आसानी से सांपों को पकड़ा करते थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी और भी कुछ फैक्ट है। अब हम केंचुए के बारे में देखते हैं। सांप के बारे में हमने देखा ना, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह कंपन से देखता है। जो यह कंपन से विंड की जब धुन बजती है तो उसके कंपन के हिसाब से अपने सर को हिलाता है, जिसे लोग नाचना कहते हैं, है ना। कालबेलिया नृत्य के बारे में। अब हम केंचुए के बारे में, यह केंचुआ है ना, चलिए केंचुए के बारे में देखते हैं। केंचुए जमीन में छेद बनाकर
बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाती है। केचुआ हम कहते हैं ना किसान के मित्र होते हैं ना। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। इन फैक्ट को याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में सवाल से यहाँ से पूछे गए हैं ना। केचुआ किसान का मित्र होता है, हमारी मिट्टी को मुलायम बनाता है ना। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, उनके मल से जमीन हमारी उपजाऊ बनती है। देखिए लिखा ना, केचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है। हमसे यहाँ सवाल कूट वाले पूछते हैं ना, आप इस फैक्ट को अच्छे से एक बार देख लीजिए। यहाँ से सवाल समय पूछे जाते हैं कि जो केचुए होते हैं जमीन को कैसा बनाते हैं। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं और जमीन को इन छेदों से हवा पानी मिलता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके मल से जमीन क्या बनती है, उपजाऊ बनती है। और जो केचुए होते हैं किसानों के मित्र कहे जाते हैं। केचुए की खेती को क्या कहते हैं, तो केचुए की खेती को वर्मी कल्चर कहते हैं ना। जो केचुए पालन होते हैं, केचुओं की खेती की जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर। ठीक है, वर्मी कल्चर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब चींटियों के बारे में बात करते हैं ना। चींटियाँ, देखिए हमारी ये चींटियाँ हैं। देखिए चींटियों के बारे में कुछ फैक्ट दिए गए। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों को काम बांटा रहता है। जो चींटियाँ होती हैं अपने काम उनका बटा रहता है। रानी चींटी क्या करती है, अंडा देती है। सिपाही चींटी क्या करती है, बिल का ध्यान रखती है ना। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक पहुंचाते हैं। और आप यह भी देखते हैं कि चींटियाँ अपने रास्ता कैसे छोड़ती हैं। तो चींटियाँ चलते समय अपने पीछे कुछ ऐसा गंध छोड़ती हैं जिससे पीछे आने वाली चींटियों के बारे में उनका रास्ता पता चल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे हम कुछ और फैक्ट के साथ, जो सीटेट में फैक्ट पूछे जाते हैं, सवाल आते हैं, वहाँ से हम आपके बारे में एक बार फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।